हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगी। तो जैसे कि हमने अपने पर्यावरण के क्रम में पिछले वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा था, और उसके अंतर्गत हमने कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक कारक ये सब क्या होते हैं वे संबंधित तथ्य अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखो, लास्ट वीडियो, प्लीज़ पहले उसको देखेंगे तब इस पर आएंगे। तो आज जो हमको स्टार्ट करना है वो करना है परितंत्र के प्रकार। हमने पिछली वीडियो पढ़ा था पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पारिस्थिति को संक्षिप्त में परितंत्र भी कहा जाता है। तो ये हमारे परितंत्र के प्रकार, ठीक है, जो आज हमें स्टार्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। परितंत्र के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। कहने का मतलब परितंत्र मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता प्राकृतिक परितंत्र और एक होता आपका मानव निर्मित परितंत्र। वो नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक परितंत्र कौन सा होता होगा, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता होगा। और मानव निर्मित परितंत्र सिंपल, मानव द्वारा बना हुआ परितंत्र। तो देखो, ये प्राकृतिक परितंत्र जो हैं इनको फिर दो प्रकार में बांटा गया है। मतलब कि जो प्राकृतिक परितंत्र है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सौर किरण पर आश्रित परितंत्र, मतलब कि ऐसा परितंत्र जो सौर किरण पर आश्रित है। और एक है वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित परितंत्र, ऐसा परितंत्र जो वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित है, मतलब कि जो वैकल्पिक ऊर्जा पर डिपेंड है। फिर मानव निर्मित परितंत्र भी दो प्रकार के हैं। यह भी सौर किरण पर आश्रित होता है एक तो, और एक होता वैकल्पिक ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन पर आश्रित परितंत्र। ठीक है, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे प्राकृतिक परितंत्र, सौर किरण पर आश्रित प्राकृतिक परितंत्र के बारे में देखते हैं। देखो, ऐसे परितंत्र जो हमारे सौर किरण पर आश्रित हैं, जैसे हमारा समुद्र हुआ, नदियाँ हुई, घास स्थल हुआ, मरुस्थल हुआ, मतलब कि ये पूरे परितंत्र होते हैं। लेकिन ये ऐसे परितंत्र हैं जो सौर किरण पर आश्रित हैं। अब जैसे मान के चलो, समुद्र को ही लेते हैं। समुद्र में क्या होता है, बड़ी मछलियाँ होती हैं, वे छोटी मछलियों को खाती हैं, फिर उनसे छोटी को, फिर इस प्रकार से पूरा इन मछली को। और क्या खाता है, क्रोकोडाइल वगैरह खाता है, बड़ा सा क्रोकोडाइल। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है, चलो सही है, परितंत्र बना हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हो धूप निकलनी बंद हो जाए, उन्हें सूर्य किरणें मिलनी बंद हो जाए, तो क्या यह परितंत्र बच पाएगा? नहीं बच पाएगा, क्योंकि ऐसा परितंत्र है जिसको रहने के लिए सौर किरण की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे प्राकृतिक परितंत्र हैं जो सौर किरण पर आश्रित होते हैं। ठीक है, समुद्र, नदियाँ, घास स्थल, मरुस्थल। फिर है वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। वैकल्पिक ऊर्जा मीन्स जो वैकल्पिक रूप से प्राप्त होती है। जैसे मान के चलो, कोई नदियाँ ही बह रही हैं, नदियों के जल की ऊर्जा का प्रयोग किसी अन्य ऊर्जा के प्राप्त करने हेतु किया जाता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक परितंत्र जो वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित हैं, वो वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित प्राकृतिक परितंत्र कहलाते हैं। जैसे ज्वार नदमुख, वर्षावन। ठीक है, ज्वार नदमुख मीन्स जैसे मान के चलो कोई नदी बहती चली जा रही है, देखो इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा इंडिया का मैप है, इधर से कोई नदी आ रही है, मैं मानता हूँ उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी आ रही है। आते आते ये जब यहाँ पे आएगी ना, ये अपना जल गिराएगी समुद्र में, तो कुछ दूर पहले से ही चारों तरफ का ऐसे जल फैल जाता, बहुत बहुत दूर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दूर दूर तक जल ही जल रहता है, बीच में खाली भूमि भी रहती है, वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत से बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, ऐसे जानवर हैं जो जल में रहते हैं, तो एक दूसरे को खाकर अपना भोजन की पूर्ति करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक परितंत्र का निर्माण कर लेते हैं। और जो नदियों द्वारा ये बनाया जाता है ज्वार नदमुख। तो यहाँ पे जो परितंत्र का निर्माण होता है
वह परितंत्र वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित होता है। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा मीन्स जो उसे विकल्प के तौर में मिलती रहती है, वर्षावन होते हैं। इसी प्रकार से हमारे मानव निर्मित परितंत्र होते हैं। मानव निर्मित परितंत्र भी ऐसे परितंत्र भी होते हैं जो सौर किरण पर आश्रित होते हैं। जैसे खेत, एक खेत के अंदर क्या होगा, बड़ा सांप होगा, छोटे सांप को खाएगा, छोटा सांप केंचुए को किसी और चीज़ को खा लेगा, मेंढक को खा लेगा, मेंढक टेट को केंचुए वगैरह को खा लेगा। तो ये भी परितंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन कैसा परितंत्र, जो सौर किरण पर आश्रित होता है। ठीक है, फिर है हमारा मानव निर्मित परितंत्र का दूसरा है हमारा वैकल्पिक ऊर्जा, वही या जीवाश्म ईंधन पर आश्रित, जैसे शहरी या ग्रामीण परितंत्र। ठीक है, तो ये हमारे हमने क्या पढ़े, ये परितंत्र के प्रकार हैं। परितंत्र के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, वो पढ़ लिए, और वो किस किस प्रकार से विभाजित होते हैं वो देख लिए। आइए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं और हमको क्या क्या जानना इम्पोर्टेंट बनता है हमें। देखते हैं, पहले देखो प्राकृतिक परितंत्र की बात करते हैं। कुछ प्राकृतिक परितंत्र सूर्य की किरणों पर मूल रूप से आश्रित रहते हैं, जो उनकी ऊर्जा का मूल स्रोत होते हैं, जैसे समुद्र, नदियाँ, घास स्थल आदि। कहने का मतलब है ऐसे प्राकृतिक परितंत्र जो सूर्य की किरणों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, कुछ परितंत्र सूर्य के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा पर भी आश्रित रहते हैं। वे कैसे कहलाते हैं, वे वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित प्राकृतिक परितंत्र कहलाते हैं। जो हमने वही पीछे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसको वर्ड्स में लिखा हुआ, जैसे ज्वारनात्मक, वर्षावन आदि। कुछ मानव निर्मित परितंत्र ऐसे होते हैं जो पूर्णतः सूर्य किरण पर आश्रित होते हैं। वे कैसे कहलाते हैं, हमारे मानव निर्मित सूर्य किरण पर आश्रित परितंत्र, जैसे खेत। फिर कुछ मानव निर्मित परितंत्र जीवाश्म ईंधन पर आश्रित होते हैं, जैसे शहरी ग्रामीण परितंत्र आदि। इनके बारे में ऑलरेडी हम पिछली स्लाइड में जान चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे टर्म डला हुआ है खाद्य श्रृंखला, देखेंगे। परितंत्र में ऊर्जा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करके ही आगे बढ़ती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो जो हमारा परितंत्र होता है उसमें ऊर्जा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हुए ही आगे बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे भाई मेंढक है, ये मेंढक, इसे किसने खाया, इसे सांप ने खा लिया है। ठीक है, सांप को किसी और चीज़ ने खा लिया है, उसको उससे बड़े जानवर ने ही खा लिया है। तो कहने का मतलब है एक क्रम का अनुसरण हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण एक क्रम के अनुसार हो रहा है। तो ये सारी हमारी जो श्रृंखला बन रही है ना, उसे हम बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। और इस खाद्य श्रृंखला में सदैव ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेंढक ने तो सांप को खाया तो ऊर्जा तो सांप को ही मिली, मेंढक को अगर सांप ने खाया तो ऊर्जा किसको मिलने वाली है, सांप को मिलने वाली है। ऐसा कभी नहीं होता ना कि मेंढक खाएगा और मेंढक को ही ऊर्जा मिलेगी, नहीं। तो कहने का मतलब है इसमें ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। फिर इसके बाद हमारी 1972 ईस्वी की अर्नेस्ट नेस की विचारधारा। ठीक है, अर्नेस्ट नेस एक पर्यावरणविद थे, उन्होंने 1972 में अपनी विचारधारा दी थी। देखते हैं उनकी विचारधारा क्या थी। अक्सर एग्जामों में बनती है, पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। देखते हैं, अर्नेस्ट नेस ने 1972 में 3 विचारधारा प्रस्तुत की थी। तो जो उनकी विचारधारा थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। देखते हैं उनकी क्या क्या विचारधारा थी। उनकी पहली विचारधारा थी, इसका नाम था गहन पारिस्थितिकी। इसे इन्होंने प्राकृतिक केंद्रित विचारधारा कहा, यानी मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना चाहिए। मतलब जो उनकी जो पहली विचारधारा थी वो गहन पारिस्थितिकी थी। इसमें इन्होंने क्या कहा, यह विचारधारा उनकी प्रकृति केंद्रित थी। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना चाहिए।
मतलब कि जैसा प्रकृति रिक्वायरमेंट करती है उसी अनुसार मनुष्य को ढल जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसकी आलोचनाएं हुई तो उन्होंने अपनी दूसरी विचारधारा दी। ये थी हमारी सतही पारिस्थितिकी मानव केंद्रित विचारधारा। आलोचना के बाद ये दी, मतलब कि जब आलोचना हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी विचारधारा प्रस्तुत की। उसे बोला जाता है सतही विचारधारा। यह इन्होंने मानव केंद्रित विचारधारा दी। मतलब कि मानव केंद्रित, मानव कहने का मतलब ये हुआ कि मानव को अपने फायदे के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ये विचारधारा आई। फिर बाद में इसकी भी आलोचना हुई तो उन्होंने अपनी तीसरी विचारधारा दी, इसे कहते हैं इकोसोफी। यह विचारधारा पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा है। देखो, जो पहली विचारधारा है उसमें उसके अनुसार कि मानव को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, मतलब कि प्रकृति को से नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर आलोचना भी काफ़ी बोली, जब ऐसा होगा तो मानव अपने मतलब रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरी कर पाएगा। तो दूसरी विचारधारा थी, उसमें इन्होंने क्या कहा, ये इनकी मानव केंद्रित विचारधारा थी कि मानव अपने फ़ायदे के लिए या अपने आप को एडजस्ट करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसकी भी जब बाद में आलोचना भी बोले भी, जब ऐसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता रहेगा तो आने वाले समय में प्रकृति तो मानव के रहने लायक बचेगी ही नहीं। तो इन्होंने अपनी तीसरी विचारधारा दी, उसे कहा जाता है इकोसॉफी। इस विचारधारा का मतलब प्रकृति परिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा है। मतलब कि इस प्रकार के कार्य किए जाए कि मानव का जीवन भी बना रहे और प्रकृति पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण पे भी कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़े। तो इसको क्या बोला गया, इकोसॉफी। तो ये हमने क्या पढ़ ली है, खाद्य श्रृंखला पढ़ ली है, अर्नेस्ट नेस की विचारधारा पढ़ ली है और परितंत्र के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब आइए इसके आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा फिर परितंत्र की शाखाएं। परितंत्र मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र की शाखाएं। परितंत्र की दो शाखाएं हैं, पहली है स्वयं या केवल पारिस्थितिकी और दूसरी है समुदाय पारिस्थितिकी। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, पहले देखते हैं स्वयं पारिस्थितिकी क्या है। जब हम किसी परितंत्र के एक जाति के एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो यह स्वयं पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब कि जब हम किसी परितंत्र के एक जाति के एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो इसे स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे कुत्ते की जाति की प्रजाति देखो, जैसे कुत्ते की जाति की प्रजाति लेब्राडोर कुत्ता है, या मनुष्य की जाति में पुरुष प्रजाति। देखो, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं कुत्ते की प्रजाति लेब्राडोर कुत्ता उठा लूँ और उसका अध्ययन करने लगूँ तो इस प्रकार का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा, स्वयं पारिस्थितिकी। यानी एक ही परितंत्र में उपस्थित एक जाति की एक ही प्रजाति उठा के उसका अध्ययन करना। या जैसे मनुष्य की जाति में पुरुष प्रजाति उठा लो, ठीक है नहीं, मतलब कि किसी भी एक जाति की एक प्रजाति को उठाओ और उसका अध्ययन करने लगो तो इसको हम बोलेंगे स्वयं पारिस्थितिकी। ठीक है। जैसे देखो, गाय के अध्ययन में केवल साहीवाल गाय का अध्ययन, कुत्ते की देसी नस्ल का अध्ययन। ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा समुदाय पारिस्थितिकी। देखो भाई, ये नाम से ही पता लग रहा वो स्वयं था, ये समुदाय, तो इसमें क्या होता होगा, समुदाय में बातें होती होंगी। जब हम किसी परितंत्र में एक या एक से अधिक जाति का या उसकी कई प्रजाति का अध्ययन सामूहिक रूप से करते हैं तो वह सामुदायिक परिस्थिति कहलाता है। मतलब कि किसी भी प्रजाति के एक या एक से अधिक जाति या उसकी प्रजाति का सामूहिक रूप से अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम समुदाय परिस्थिति कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा खाद्य जाल। देखो, खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारी खाद्य श्रृंखला है। बोले भाई, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को किसी और ने खाया, तो एक ही परितंत्र में अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं पड़ती हैं। जैसे भाई, किसी छोटे जानवर को बड़े जानवर ने खा लिया, उससे फिर बड़े जानवर ने, कहने का मतलब है जैसे सपोज करो ये कोई परितंत्र है, इसमें एक तो सांप वाली हमारी क्या हो गई है, खाद्य श्रृंखला हो गई है, एक हमारी मानव वाली खाद्य श्रृंखला हो गई है।
मानव ने सब्जी खाई, मानव को शेर खा जाएगा, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से एक यहाँ पे समुद्र बना हुआ है, समुद्र में छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को और उससे बड़ी मछली ने खाया, फिर उससे बड़ी मछली को क्रोकोडाइल ने खा लिया है। तो देखो यहाँ पे ही देखें हम, 1 2 और 3, ये 3 हमारी खाद्य श्रृंखला बन चुकी हैं। ठीक है, तो इन खाद्य श्रृंखलाओं का जो ये समूह होगा ना, इसे बोलेंगे हम खाद्य जाल। बात समझ, इसे बोले हम खाद्य जाल। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। खाद्य जाल क्या होता है? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को हम खाद्य जाल कहते हैं। जब एक ही परितंत्र में अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं तो उनको एक साथ से हम बोलते हैं खाद्य जाल। फिर देखो फिर इसमें लिखा क्या है? खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होते हुए ऊर्जा का स्थानांतरण कई भागों में होता है। मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह तो एक ही दिशा में होगा, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण कई दिशा में होता है। जैसे देखो मैंने ये बना रखा है ग्राफ में, देखो जिस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई मेंढक है, ठीक है, इस मेंढक को किसने खाया? सांप ने खा लिया है। सांप को किसने खाया? बाज ने खा लिया है। हो सकता है इसको जंगली बिल्ली भी खा ली। मेंढक या सांप ने खाया था, हो सकता है इस मेंढक को टिड्डा भी खा ले। ठीक है, टिड्डे ने पौधा खाया था। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखें, जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली को जंगली कुत्ते द्वारा भी खाया जा सकता है। हो सकता है वह कुत्ता जंगली बिल्ली न खा के बकरी को ही खा ले। कहने का मतलब है एक ही चीज़ को कई बड़े जानवरों द्वारा खाया जा सकता है। तो सिंपल की ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा ही होगा, यानी कि जो बड़ा जानवर खाएगा ऊर्जा तो उसे ही मिलेगी, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण कई मार्गों से हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। फिर उसके बाद हमारा जीव भार का पिरामिड, आइए जानते हैं इसके बाद हमारा क्या बोल रहा है। जीव भार के पिरामिड में आते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जानो जीव भार का पिरामिड होता क्या है। मतलब कि किसी भी परितंत्र में किसी छोटे जानवर के मुकाबले बड़े जानवरों की कितनी उपस्थिति है वहाँ पे, उसे हम कहते हैं जीव भार। यानी कि कितने छोटे जानवरों का मिलके, कितने छोटे जानवरों का भार मिलके एक उसी परितंत्र में उपस्थित एक बड़े जानवर के भार के समतुल्य होगा, ये हमारा जीव भार होता है। इसका पिरामिड देखो क्या होता है, ये दे रखा है। तालाब के अनुसार जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। कहने का मतलब तालाब के अनुसार जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। कैसे? देखो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे सूक्ष्म जीव अगर 100 हैं तो छोटी मछली 10 ही होंगी और बड़ी मछली 1 ही होगी। इतने का रेशियो हो गया इनमें। जो हमारा तालाब है, फिगर हमारी थोड़ी ऐसी बनी हुई है, इसको ऐसे भी नहीं बनेगा ये। देखो इसको आप ऐसे बनाएंगे, ये गया, ये ऐसे बना लो और ये बना लो ऐसे। ठीक है, हमने माना ये तालाब है। इस तालाब में अगर 100 सी सूक्ष्म जीव हैं तो उन्हें खाने वाली मात्र 10 मछली ही उपस्थित रहेंगी, और 10 छोटी मछली उपस्थित हैं तो उन्हें खाने वाली मात्र एक बड़ी मछली उपस्थित रहेगी। कहने का मतलब है इनका जो अनुपात हो गया 1:10:100 के अनुपात में होता है। जो हमारे जीव भार का पिरामिड होता है ये तालाब के केस में बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन वैसे क्या होता है? वैसे होता है सूक्ष्म जीव कम होते हैं और बड़े जीव ज़्यादा होते हैं, लेकिन तालाब में ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा भले ही हो, लेकिन बड़ी मछली का भार, अगर भार की बात देखें तो भार बड़ी मछली का ज़्यादा होगा। ठीक है, संख्या में सूक्ष्म जीव अधिक होंगे और भार में क्या होगा? भार किसका अधिक होगा? भार बड़ी वाली मछली का अधिक होगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं घास में जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है। देखो
ये भी देखो, ये मैं बताऊँ, जब टाइपिंग होती है ना और ये बनाया जाता है, उसके बाद जब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते, मीन्स उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। ये क्या है हमारा जीव संख्या का पिरामिड, और वो क्या था, जीव भार का पिरामिड। देखो जीव संख्या की बात करें, जीव संख्या के पिरामिड में क्या होता है, जैसे ये हमारा सांप है, ये उससे अधिक मेंढक की संख्या, फिर कीट की संख्या है, फिर घास के छोटे छोटे पौधों की संख्या है। तो ये हमारे घास के मैदान में किसका पिरामिड है, ये जीव संख्या के पिरामिड को दर्शाता है। अब आप समझ रहे होंगे, पता नहीं समझ तो आ नहीं रहा है भैया, पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन जब आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस कराऊंगा इससे संबंधित, सारा क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम जैव विविधता, देखते हैं जैव विविधता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। या एक काम करते हैं, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत होने वाली है, इस वीडियो को यहाँ तक ही रहने देते हैं, और अगली वीडियो में मैं देखूंगा या तो आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जैव विविधता ही स्टार्ट करा दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हमने क्या पढ़ा, जैव संख्या का पिरामिड हमने जान लिया है, जैव भार का पिरामिड हमने जान लिया, खाद्य जाल पढ़ चुके हैं, सामुदायिक पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी पढ़ चुके हैं, अर्निस्नेस की विचारधारा जान ली है हमने, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, प्राकृतिक परितंत्र, मतलब कि परितंत्र के प्रकार, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाना चाहा है आसानी से समझ आ रहा होगा। इससे अगली वीडियो में या तो इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं आपको, या फिर अगली वीडियो में मैं जो यहाँ से आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो दूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो मिलेगी। चैनल को आप एक तो ये करो, एक ये करो, और एक ये करो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और उन सभी भाई बंधुओं तक इस चैनल को पहुंचाइए जो बेचारे किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं हो कि मनी की वजह से ही नहीं कर पा रहे, भाई बहुत सी दिक्कतें होती हैं, और उधर कोरोना की पैंडेमिक चल ही रहा है, तो इससे सभी को लाभ मिलना चाहिए। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टारगेट कितना है, इतना। मेरे साथ लगी रहेंगी तो आप खुद पाएंगे कि यह टारगेट अचीव करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी से मैं आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।